अपने तीसरे भाग में सडाम एक नवीनीकरण कहानी यूं आगे बढ़ती है। शांत और संयम भाव से जो बातें उसने शुरू की थी, अचानक से उसके भाव जिस तरह से विक्षोभ में बदल गए और उठ कर चली गई, वह एकदम से गंभीर हो उठा और दोनों हाथों को टेक अपनी ठुड्डी से लगाकर सोच में पड़ गया। आज पहली बार तो थोड़ी खुली थी, वो भी पता नहीं मैंने कैसा विषय छेड़ दिया जो उसे इस तरह झकझोर गई। उसकी निजी जिंदगी के बारे में अब तक कुछ भी खास नहीं जान पाया था। कब किस तरह से छेड़ू बात को, आज तक बस सोचता ही रह गया था। हाँ, अक्सर ये जिज्ञासा हो जाया करती थी कि इतने सालों तक इसने काम करने से इनकार क्यों कर लिया था, और अगर मंजू की ऐसी इत्तेफाक मुलाकात नहीं हुई होती तो आज भी शायद यहाँ काम करने के लिए नहीं आ रही होती। क्या इस फूल सिंह की इस कहानी से जुड़ा या मिलता जुलता कोई ताल्लुकात इसकी ज़िंदगी का है? उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो महज किसी विषय पर बोल रही है, बल्कि बहुत गहरी जुड़ी है इस बात से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो सोच रहा था, मैं इस विषय पर इतना क्यों संवेदनशील हूँ, और वही दूसरी तरफ मेरा आत्मविश्वास क्यों इतना डगमगाया सा है। क्या इसके पीछे भी मेरी आप बीती, मैंने जो ज़िंदगी में भुगता है, जो कुछ सीखा है, वही काम कर रही है? मैं सोच में डूबा ही था कि फूल सिंह सुशांत के साथ उसके फॉलोअप के लिए पहुंच गया। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं सोच रहा था कि अपने मन की हलचल को फूल सिंह के सामने रखूं कि नहीं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो कैसे विचारों का व्यक्ति था, कुछ पता नहीं था। कहीं आपत्तिजनक न लग जाए मेरी मन अभिलाषा, या फिर अभी रुक जाऊं। ऐसी बातें इतनी जल्दी छेड़ने की आवश्यकता शायद नहीं है। सुमन कुछ और कहना चाहती थी, शायद उसे और क्यों न सुन लिया जाए, और स्वयं भी तो यादों के कई मंजर से गुजरते हुए इस विषय के सभी पहलुओं को उलट पुलट कर कई बार देख लेना चाहिए, स्वयं फूल सिंह के सामने ही इस बात को अचानक से रख देने के बजाय। फूल सिंह ने ही मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं जान गया हूँ, सुशांत ने आपको सब कुछ बता दिया है। घर जाकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे इस भेद को इस तरह से खोल देने के लिए डांटूं फटकारूं, या फिर इसकी निश्चलता और मासूमियत पर अपनी कुंठा न निकालूं। मैं खुद यह महसूस करता हूँ कि मैं कभी भी सहजता से अपनी जाति किसी को बता नहीं पाता। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। ये कुंठा नहीं है तो क्या है? मगर डॉक्टर अजय प्रताप, क्या नहीं समझते आप कि कुंठा बेबुनियाद तो नहीं है ये? उसने बताया कि उसके घर के पास जो बस्ती है, वहाँ के जो उसके लोग, उसकी जाति के लोग उसे बहुत स्नेह रखते हैं। बस इस बात के लिए उन्हें पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज जाने के लिए मोटिवेट कर देता है। वो स्वस्थ रहने और स्वच्छ पानी इस्तेमाल करने के 2-4 नुस्खे बता दिया करता है। कभी कुछ दवाइयाँ बांट दी तो कभी कुछ ज़रूरतों की चीज़ें। इन्हीं बातों के लिए वो लोग मुझे अपना नेता मानते हैं। उनके साथ समाज का जो रवैया और व्यवहार आज भी है, वो मेरे भीतर व्याप्त कुंठा का सबसे बड़ा कारण है। आज भी उनसे छुआछूत बरता जाता है, अछूत समझा जाता है। किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में सम्मिलित करने की ज़रूरत तक नहीं समझी जाती है। ऐसा लगता है कि हम डोम लोग इस समाज के हिस्सा ही नहीं हैं। ये समाज, ये देश हमारा भी उतना ही है जितना आप सबका। आखिर हम भी तो मनुष्य ही हैं। हमारे में ऐसी क्या कमी है? हमने ऐसे कौन से गुनाह पाप किया है कि ये समाज हमारे साथ ऐसा पराया व्यवहार करता है? आखिर क्यों डॉक्टर अजय? फूल सिंह से कुछ जवाब की शक्ल में आशा करते करते, कुछ कहते कहते उसके जुबान लड़खड़ा के सहसा रुक से गए। वैसे जवाब जो महज नसीहतें, मात्र उपदेश भर इरादे रिक्त प्रतीत होकर रह जाए, और पूर्ववत ऐसे जवाबों के परिणाम स्वरूप जो तजुर्बा उसने पाया है जिंदगी में, वो तो उसके पूरे वजूद में ऐसा व्याप्त हो गया है कि उसकी अपनी तस्वीर ही उसी से टकराती दिखती है। फूल सिंह तो उठ के चला गया, वो भी अनबने ढंग से कुछ सोचते सोचते। ऐसा लग रहा था एक बार फिर बड़ी मुश्किल से निकलकर आए हुए अतीत से भागना मुश्किल हो रहा है। सब कुछ चलचित्र की तरह दिलो दिमाग में चल रहा है। ऐसा सोचकर ऊपर पहुंच गया। सोचा टीवी खोले, मगर क्या जाने क्या सोचकर चुपचाप बिस्तर पर जाकर फैल गया। मंजू अभी तक नहीं आई थी। बरसों बाद मंजू लौटकर आ तो गई थी घर, मगर अभी भी उसके लौट कर आने का एहसास वो नहीं कर पा रहा था। शायद वो अपनी जगह ठीक भी था।
टीवी डिबेट में कई बार उसे सुन चुका था। अभी तक लौट कर नहीं आने की एक संभावना टीवी पर उसका होना भी हो सकता था, मगर यह समझकर भी टीवी देखने का उसका मन नहीं हो रहा था। जब घर छोड़कर 15 साल पहले मंजू गई थी, तब वो सिर्फ मिसेज अजय प्रताप सिंह हुआ करती थी, मगर अब एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और पता नहीं क्या क्या भी है। कितने ही एनजीओ से जुड़ी हुई है। राजनीतिक महकमे के कुछ दिग्गज से अच्छी खासी दोस्ती, अच्छा खासा मिलना बैठना है। इन 15 सालों में इतनी तब्दीलियाँ कुछ ज़्यादा तो नहीं। इसी दरमियान मिस्टर संजीव रंजन, जो एक नेताजी हैं, जिनके एनजीओ से भी जुड़ी होने के कारण राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी उसकी बहुत गहरी मित्रता है उनसे। वहीं सुमन से मुलाकात हुई थी उसकी। किस पार्टी के नेता है संजीव रंजन, अक्सर कंफ्यूज कर जाता है वो। समता पार्टी, जनता पार्टी, खैर किसी के भी हो। एक आध बार चुनाव लड़ा भी है, जीता भी है। आजकल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी अनबन हुई और अपने 5 साल के बेटे को हमने बोर्डिंग में डाल दिया और अलग अलग होकर रहने लग गए। हमारे समझौता की कड़ी हमारा बेटा ही है। अब 13 साल का हो गया है। उसे अब यहीं अपने पास रखकर इस शहर में पढ़ाने को सोचा है। फूल सिंह की लड़ाई लड़ना चाहता है वो। फूल सिंह के लिए लड़ेगा, मगर कैसे? विजय प्रताप सिंह का लड़का है वो लड़का जिसकी इस कमजोरी विजय प्रताप सिंह का पुत्र होना ही ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाता था। तो दुश्मनों के साथ स्वयं उसके पिता उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं थे उसे कमज़ोर करने में। ऐसे को ढाल बनाकर किस तरह से उसके विद्रोहात्मकता के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और सारे फैले रंग बिरंगे रिश्ते नातों को छलनी छलनी कर उसके ऊपर सबको हंसते हुए देखने के लिए उसको अलग थलग कर दिया गया। अपने छात्र जीवन से वह बेहद संवेदनशील, जागरूक और विद्रोही स्वभाव का हुआ करता था। किसी भी छोटी बड़ी विषमताओं के खिलाफ बोल पड़ना और सामने वाले तथाकथित दोस्त को उनके दुश्मनों के खिलाफ दुश्मनी के बदले में अपनी मितरिया दुश्मन बना जाना। मगर वो इस अनवांछित लिए गए दुश्मनी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। जागरूकता और उसके कारण विद्रोहात्मकता उसकी फितरत, आदत और ज़रूरत बन चुके थे। सुदृढ़ नीतिगत रास्तों पर चलने के लिए बनाए गए कुछ खास नियम कानून को सख्ती से बरतते हुए अपने वर्चस्व और दबंगई का प्रदर्शन दीपक शर्मा नाम था उसका, हाँ सहपाठी था उसका, खुद उसके सामने ही कर दिया था। उसे भीतर तक भेद गई थी उसका ये प्रदर्शन। उसका बार बार अपने समुदाय का हवाला देकर अपनी कुटिलता से उसके ऊपर खुद को सर्वा समझने की कोशिश, उसके विद्रोहात्मक स्वभाव के बर्दाश्त के बाहर इस तरह से हुआ कि सोची समझी रणनीति की तरह एक ऐसा कड़ा कटाक्ष वो कर गया कि दीपक शर्मा की कूटनीतिक चाल में बड़ा पेंच देख वक्त बर्बाद किए बगैर इसको सबक सिखाए समय से पहले कुचल देने के लिए कदम निकाल और उसके खिलाफत के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे, उसका नमूना उसकी जिंदगी और उसका ये तजुर्बा है। उस वर्चस्व और वजूद की लड़ाई में वो हार गया था। जिन्हें बराबर करने के लिए वो लड़ रहा था वो उलझन में थे। उस पर कुछ खास विश्वास न था और न ही उसका कोई कारण विश्वास करने के। उनके लिए उसके और दीपक शर्मा में कुछ खास फर्क नहीं था, बल्कि दीपक शर्मा की कुटिल मुस्कान, मधुर वाणी, उसके सच्चे इरादे और नेक नियति पर भारी पड़ गया था। वो कभी भी उनको नज़दीक से नहीं जान पाया था, उनके नज़दीक नहीं गया, मगर उसके हिसाब से किसी के और उसके अपने हक के लिए उस वक्त उस बहस में कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े भी थे और आधारित भी। नज़दीकियाँ जरूरी नहीं थी, मगर अरसे से चलते आ रहे अपने बाप दादाओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को
अपने द्वारा दिलाए गए भरोसे से वो धूमिल नहीं कर सका। जितनी जल्दी वो चाहता था या सोच लिया था, उसमें वक्त लगेगा, धीरज रखना होगा। उनके अविश्वास और तिरस्कारित भावना कुंठा के बदले में जो असहयोग मिलेगा, समर्थन का सहारा नहीं दिखेगा कहीं। वो सब कुछ अपने बलबूते धैर्य से निभाना होगा, समझना होगा उन्हें तो बराबर होना आता ही नहीं, यह कभी शब्द बराबर के बारे में सोचा ही नहीं। किसी ने मचला था तो किसी ने कुचला, किसी ने छला था तो किसी ने छीना और किसी ने ढकेला। सडाम एक नवीनीकरण अपने चौथे भाग में आगे जारी रहेगा। अपने तीसरे भाग में सडाम एक नवीनीकरण कहानी यूं आगे बढ़ती है। शांत और संयम भाव से जो बातें उसने शुरू की थी, अचानक से उसके भाव जिस तरह से बिछोह में बदल गए और उठकर चली गई, वह एकदम से गंभीर हो उठा और दोनों हाथों को टेक अपनी ठुड्डी से लगाकर सोच में पड़ गया। आज पहली बार तो थोड़ी खुली थी, वो भी पता नहीं मैंने कैसा विषय छेड़ दिया जो उसे इस तरह झंझोर गई। उसकी निजी जिंदगी के बारे में अब तक कुछ भी खास नहीं जान पाया था। कब किस तरह से छेड़ूं बात को, आज तक बस सोचता ही रह गया था। हाँ, अक्सर ये जिज्ञासा हो जाया करती थी कि इतने सालों तक इसने काम करने से इनकार क्यों कर लिया था, और अगर मंजू की ऐसी इत्तेफाक मुलाकात नहीं हुई होती तो आज भी शायद यहाँ काम करने के लिए नहीं आ रही होती। क्या इस फूल सिंह की इस कहानी से जुड़ा या मिलता जुलता कोई ताल्लुकात